हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है, एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज मैंने शुरू की है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं उन सबको हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं और सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। आप पहले खुद से कोशिश करिएगा और पीछे के सभी वीडियोज़ को देखते रहिए। आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में पीछे जितने भी इस सीरीज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, जनवरी से दिसंबर तक, सेम इसी तरह का सबका आपको थंबनेल मिल जाएगा। क्वेश्चन सबके अलग अलग हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले खुद से कोशिश करिएगा और आप हमारे साथ अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से कोशिश करिए। कि प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 का ड्राफ्ट जारी किया। इसमें जानवर को मारने के लिए कितने वर्ष की कैद के प्रावधान को प्रस्तावित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट अमेंडमेंट बिल, यानी पहले से था, इसमें संशोधन किया गया है 2022 वाले बिल में। तो सजा होगा कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट अमेंडमेंट बिल में 5 वर्ष के कैद के प्रावधान को प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2022 को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी किया। इस बिल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तैयार किया है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, ये बहुत पुराना है। ये जो एक्ट है ये 1960 का है, बहुत पहले का है। इसमें संशोधन हो रहा है 2022 में। तो 1960 में जो ये है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेंडमेंट बिल 2022 में 61वां संशोधन के प्रस्ताव रखे गए हैं, यानी इससे पहले भी इसमें संशोधन हुए हैं 60 टाइम्स। इस बार 61st टाइम इस वाले बिल में संशोधन हो रहा है। इसमें जानवर के साथ भयानक क्रूरता करने के लिए 3 वर्ष की कैद का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा जानवर पर को मारने पर 5 वर्ष की कैद का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। हालांकि धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई भी जानवर की हत्या कर सकता है। साथ ही लाइसेंस प्राप्त किसी भी बुच्चड़ खाने में जानवरों को काटा जा सकता है, यह अपराध के दायरे में नहीं आएगा। इसमें आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने ड्राफ्ट बिल को सार्वजनिक कर दिया है और 7 दिसंबर 2022 तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद मसौदे को आगामी शीतकाल सत्र या संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। जानवरों के साथ क्रूरता करने पर कितना जुर्माना और सजा है? तो जानवरों के साथ क्रूरता न्यूनतम जो है 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा और इसको बढ़ाया भी जा सकता है 75,000 तक। यह लागत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार पशु चिकित्सकों के परामर्श से तय की जाएगी। इसमें वे 1 वर्ष की सजा या 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ड्राफ्ट में किसी जानवर को मारने पर जुर्माने के साथ 5 साल का कैद है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जानवरों के लिए 5 तरह की आज़ादी का भी इसमें प्रस्ताववाद किया गया है, जैसे प्यास, भूख और कुपोषण से मुक्ति, पर्यावरण के कारण असुविधा से मुक्ति, दर्द, चोट और बीमारियों से मुक्ति, प्रजातियों के लिए सामान्य व्यवहार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भय संकट से मुक्ति, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ड्राफ्ट में। सामुदायिक पशुओं के मामले में स्थानीय सरकार उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार होगी। सामुदायिक पशु के एक समुदाय में पैदा होने वाले पशु के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए जो जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परिभाषित जंगली पशुओं को छोड़कर किसी स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता है। गॉट इट? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री है अभी फिलहाल में पुरुषोत्तम रूपाला, और ये बहुत पुराना है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। बेसिकली 1960 में पशुओं पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के तहत ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वगैरह भी की गई थी। तो गॉट इट, याद रखिएगा ये। अगर आप मारते हो जान से तो 5 वर्ष का सजा है। बाकी कहाँ कहाँ इसमें छूट है वो भी मैंने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि एलएसी के पास भारत और यूएसए के बीच किस राज्य में मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आयोजित हुई है? तो एलएसी के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है। भारत पाकिस्तान वालों को तो एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी है ये। तो एलएसी के पास भारत और यूएसए के बीच कहाँ हुआ ये? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आयोजित हुई है।
भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये हुआ। उत्तराखंड में एक जगह है औली, यहीं पे औली में आयोजित किया गया। औली बेसिकली जो है ना, ये एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। औली उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है। चमोली जिला जो है ना, वहीं पे है। इसका नाम क्या है? युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज का है। यह इस एक्सरसाइज का बेसिकली 18वां संस्करण था। युद्धाभ्यास का पिछला संस्करण वर्ष 2021 में यूएसए के अलास्का में आयोजित हुआ था। मतलब एक बार अमेरिका में होता है, एक बार इंडिया में होता है। युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्यों महत्वपूर्ण है एलएसी के पास युद्धाभ्यास? क्योंकि उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र में बीते साल सितंबर में चीन के सैनिकों ने हरकत की थी। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर तक अंदर घुस गए थे। हालांकि कुछ ही घंटों में ये सैनिक वापस लौट गए थे। बताया जा रहा है कि बाराहोती में एक ऐसा चारागाह है जिसे लेकर दोनों देश के बीच विवाद है। ये चारागाह 60 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोनों देशों ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते भी किए हैं। भारत अमेरिका ने इसमें 2016 में जो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था वो भी शामिल है। यह एग्रीमेंट सेनाओं को आपूर्ति किए गए हथियारों की मरम्मत और एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति वगैरह भी इसमें दिया गया था। तो याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और यूएसए के बीच में। इस बार हुआ है उत्तराखंड के औली में, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन है कि विक्रम किर्लोस्कर का निधन 29 नवंबर 2022 को हो गया। वे किस कंपनी के वाइस चेयरमैन थे? तो टोयोटा का आपने नाम सुना होगा, टोयोटा। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। ये 64 ईयर्स के थे। ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने MIT, आपने जानते ही होंगे, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया था। विक्रम ने 1997 में जापानी फर्म टोयोटा मोटर कॉर्प को भारत में लाने में भूमिका निभाई थी। टोयोटा किर्लोस्कर की हम बात करें तो इसका स्थापना 1997 में हुआ है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और किर्लोस्कर समूह के बीच एक भारतीय ज्वाइंट वेंचर है। यह भारत में टोयोटा कारों का निर्माण और बिक्री करता है। मुख्यालय बेंगलुरु के पास बिदादी, कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य ने नवंबर 2022 में हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अब बीपीएससी वगैरह का अगर एग्जाम होने वाला है जैसे, तो 68th बीपीएससी का, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर जो है, राजगीर में हर जो है घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज है। यह राज्य के सूखे क्षेत्रों में गंगा जल उपलब्ध कराने की एक पहल है। यह योजना मानसून के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी को स्टोर करने में मदद करेगी। हर घर गंगा जल स्कीम की अगर हम बात करें और थोड़ा सा, तो हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। इस स्कीम के फर्स्ट फेज में लगभग इस पर 4000 करोड़ रुपए का ये बजट है इसका। बड़े पंप मोकामा के पास हाथीदीह से गंगा जल को निकालेंगे और राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में राजगीर, बोधगया और गया में लगभग 7.5 लाख घरों में इसकी सप्लाई करेंगे। इस पानी को राजगीर और गया के जलाशयों में स्टोर किया जाएगा। इसके बाद 3 ट्रीटमेंट एंड प्योरीफिकेशन प्लांट्स में भेजा जाएगा, जहां से इसे जनता को सप्लाई की जाएगी। सरकार यह योजना प्रत्येक व्यक्ति को पीने और घरेलू उपयोग के लिए हर दिन 135 लीटर, लगभग 2 बड़ी बाल्टी बोल सकते हो, गंगा जल प्रदान करेगी। यह स्कीम वर्तमान में राजगीर, गया और बोध गया के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, लेकिन स्कीम के दूसरे चरण के दौरान, जिसकी अगले वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है, गंगा जल को नवादा में भी सप्लाई कराया जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है? तो राजगीर जो कि ये नालंदा जिले में आता है, इसके आसपास का क्षेत्र जो है मगध के प्राचीन साम्राज्य का केंद्र था। इसके अलावा यह बौद्ध और जैन धर्म दोनों के संस्थापकों से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र चट्टानी और पानी की कमी वाला है। वर्षों से भूजल के अनियोजित और अंधाधुंध उपयोग ने भूमिगत जलाशयों को कम कर दिया है। साथ ही वाटर टेबल यानी कि भूजल की ऊपरी सतह को कम कर दिया है और गया और राजगीर में पानी की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। शहरों में वाटर सप्लाई का बड़ा हिस्सा ट्यूबवेल के माध्यम से जारी है। तो जो PHED है, बिहार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक अध्ययन के अनुसार गया जिले में औसत ग्राउंड वाटर जो है काफ़ी नीचे चला गया है। लगभग जो जुलाई 2021 में 30 फीट से गिरकर जुलाई 2022 में 1 साल के भीतर 41 फीट के करीब चला गया है। तो नालंदा गया जो है बड़ा सूखा क्षेत्र है
और क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी गंभीर हो जाती है, इसीलिए हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट जैसे स्कीमों की आवश्यकता है। बहुत फ़ायदा भी होगा इससे, क्योंकि मानसून के मौसम में गंगा के पानी के मोड़ से नदी के किनारों पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने में भी मदद वगैरह मिलेगी। गॉट इट। बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राजधानी पटना, राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, डेविस कप 2022 में किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब को जीता? तो कनाडा ने। कनाडा ने 27 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, इसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, डेविस कप को। ऑस्ट्रेलिया डेविस कप को 28 बार जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार? 28 बार। पहले कनाडा ने डेनिस सापोवालो ने ऑस्ट्रेलिया के थनासी कोकिनाकिस को हराया, और फिर कनाडा के फेलिक्स अगूर एलिस्मी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स को हराया। तो ये दोनों जो जीत हुई, कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया था। इससे पहले वर्ष 2019 में कनाडा फाइनल में पहुंचा था, उस समय कनाडा स्पेन से हार गया था। डेविस कप की हम बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट है। तो इसका स्थापना जो हुआ है, बहुत पुराना गेम है, 1900 ईस्वी में। सबसे सफल इसमें जो टीम रही है वो रही अमेरिका, यूएसए, 32 बार इसने जीता है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, 28 बार जीता है। भारत ने डेविस कप में पहली बार जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था 1921 ईस्वी में। भारत अभी तक डेविस कप नहीं जीता है, लेकिन भारत 3 बार जरूर फाइनल में गया है, 66, 74 और 87 में। गॉट इट। इसमें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट गेम है ये। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टेनिस का वर्ल्ड कप किसे कहते हैं, तो डेविस कप को। इस बार कौन जीता है? तो कनाडा जीता है, 2022 वाला। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2022 का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भारत के किस म्यूजियम ने जीता? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये इसका सही उत्तर होगा। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2022 को 26 नवंबर 2022 को दिए गए। इसमें भारत को बेसिकली 4 अवार्ड मिले। भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। अन्य अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन स्टेप वेल्स ऑफ गोलकुंडा की बावड़िया जो हैदराबाद में है उसको मिला। अवार्ड ऑफ मेरिट डोमकोंडा किला तेलंगाना और भायखला स्टेशन मुंबई को। शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम की अगर हम बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। ये म्यूजियम बहुत पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना है, 100 ईयर्स ओल्ड। यह म्यूजियम मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल का एक हिस्सा है। इसे 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो गॉट इट। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2022 की बात करें तो वर्ष 2000 के बाद से यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्षेत्र में विरासत मूल्य की संरचनाओं और इमारतों को संरक्षित करने के लिए पुरस्कार दे रहा है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 1945 में इसका स्थापना हुआ और फिलहाल में इसके डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजोले। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान लॉन्च किया, यह किस सामाजिक बुराई के खिलाफ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग आधारित भेदभाव, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अभियान का क्या नाम है? नई चेतना पहल बदलाव की। लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ एक समुदाय के नेतृत्व में राष्ट्रीय अभियान है, याद रखिएगा, ठीक है। नई चेतना पहल बदलाव की, अ कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब सवाल यहाँ पे होगा कि किस योजना के अंतर्गत यह अभियान है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अभियान को किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई चेतना पहल बदलाव के अभियान को लॉन्च किया नई दिल्ली में 25 नवंबर 2022 को। नई चेतना पहल बदलाव की अगर बात करें तो इस अभियान का आयोजन 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। इसका थीम क्या है इस अभियान का, इस कैंपेन का? तो थीम है लिंग आधारित हिंसा का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। यह एक वार्षिक अभियान होगा जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इस वर्ष अभियान का फोकस एरिया लिंग आधारित हिस्सा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है। इस अभियान को देश भर में लॉन्च किया जाएगा। अभियान के हिस्से के रूप में नॉलेज वर्कशॉप, लीडरशिप ट्रेनिंग, सेक्सुअल वायलेंस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म पर सेमिनार होंगे। जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर हम बात करें भारत में, तो एनसीआरबी के बारे में आपको पता होगा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। 2021 के अनुसार भारत ने 2021 में बलात्कार के लगभग 31,677 मामले दर्ज किए हैं। मतलब रोज़ इंडिया में 86 मामले दर्ज हो रहे हैं रेप के, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 49 मामले हर एक घंटे में होते हैं यहाँ पे दर्ज। तो काफ़ी खतरनाक स्थिति है महिलाओं का, इसीलिए इस तरह के इनिशिएटिव शुरू करती है भारत सरकार जो है, या फिर राज्यों में सरकार। तो याद रखिएगा, ये नई चेतना पहल बदलाव की ये लिंग आधारित भेदभाव के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नवंबर 2022 में कितने नारी चेतना केंद्रों का उद्घाटन किया? ये उसी से रिलेटेड सवाल है। तो टोटल 160। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 नवंबर 2022 को 13 राज्यों में, 13 जो है स्टेट्स में, 13 राज्यों में 160 नारी चेतना केंद्र, जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन नई दिल्ली से वर्चुअली किया। यह सेंटर निजी और सार्वजनिक स्थानों पर परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करेगा। देश भर में 1251 लिंग संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से लैंगिक हिंसा का सामना करने वाली महिलाएं मदद मांग सकती हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हंसराज गंगाराम अहिर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2022 में हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। हंसराज गंगाराम महाराष्ट्र के जो है चंद्रपुर से, महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर से बेसिकली 4 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। वे 2016 से 2019 तक केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने देश के प्रख्यात कोल ब्लॉक आवंटन, कोलगेट घोटाले का भंडाफोड़ दिया था इन्होंने। बाद में खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 4 कोल ब्लॉक्स को छोड़कर सभी कोल ब्लॉक्स के आवंटन रद्द कर दिए थे। बात करें अगर हम लोग एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसका स्थापना हुआ है 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। आयोग संविधान के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एनएससी का पार्ट टाइम चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में गणितज्ञ राजीव लक्ष्मण करंदीकर को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का पार्ट टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किया है। बेसिकली इन्हें 3 वर्ष के लिए पार्ट टाइम चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त किया गया है। करंदीकर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में जारी रहते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे। राजीव लक्ष्मण करंदीकर की बात करें तो एक भारतीय गणितज्ञ हैं। उन्होंने 2010 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सीएमआई ज्वाइन किया था। इसके बाद जनवरी 2011 से अप्रैल 2021 तक सीएमआई के निदेशक के रूप में भी काम किया था। प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपने पढ़ा होगा, पर अपने 3 दशकों के काम के साथ वास्तविक दुनिया के प्रश्नों के लिए गणित और सांख्यिकी के अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। थोड़ा सा बात करें हम लोग एनएससी के बारे में, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में, तो एनएससी डॉक्टर सी रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत जून 2005 में गठित एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका गठन का उद्देश्य देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आंकड़ों के संग्रह के संबंध में आने वाली समस्याओं को कम करना है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में जनता के विश्वास को मजबूत करना था। इस आयोग के चेयरपर्सन को भारत सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। गॉट इट।
चलो आज का सवाल ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करना और इस सीरीज के पीछे के सभी वीडियोस को जरूर देखिए। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया? आपके पास ऑप्शन है एम पॉक्स, बी पॉक्स, बंदर पॉक्स, बानर पॉक्स। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़िए और पीछे के सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।